हूँ आप लोगों के लिए 2023 का क्वेश्चन बैंक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पढ़ने के बाद आप लोग को 100% सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और मैं भी ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 2023 में अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस ना करें और ध्यान से देखें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे 2011 से लेकर 2022 तक का टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आपने सही सुना। आप अगर 2011 से 2022 तक टोटल अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, जिसे व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आप पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं। इसके लिए कोई फी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहीं के यहीं आपको क्वेश्चन भी याद करा दूंगा, आपको फिर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्यों दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 से 15 है दोस्तों, ये नए पैटर्न के आधार पर नहीं है, इसलिए इसे नहीं बताया गया है। हम स्टार्ट करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको कैसे समझेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, ये 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है, आप प्रतिवर्ती जो चाप है, इसमें अंतर लिखने के लिए ज़रूर पूछेगा। तो इसलिए आप सतर्क हो जाइए, आप जल्दी से जल्द याद के लिए। आप सबको पता है कि बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप अभी के अभी याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। इसका आंसर कह रहा है बाबू, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। देखो, किसी दृश्य अदृश्य, देखो दृश्य का मतलब जो दिखाई दे, अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे। तो किसी दृश्य अदृश्य बाह्य अथवा भीतर, देखिए भीतरी, बाह्य का मतलब बाहर और भीतरी माने अंदर। तो समझो ठीक से मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी दिखाई दे या दिखाई ना दे, बाहर या अंदर, उद्दीपन के प्रभाव में उद्दीपन के प्रभाव में होने वाली वे अनैच्छिक क्रियाएं। देखो बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट, अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जो अपने आप में कंट्रोल है। जैसे मैं कहूँ अपना हाथ, अपना पैर, कहने का मतलब कि ये कंट्रोल है कि मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ आएगा, नहीं रखूँगा तो नहीं आएगा, हाथ बंद करूँगा मुट्ठी तो बंद होगा और नहीं करूँगा तो नहीं होगा। लेकिन अनैच्छिक का मतलब होता है जैसे आँख का ये आँख का फरकना, जैसे या और कुछ हो सकता है, आपके हृदय के धड़कना। आप बताइए उसे क्या आप बंद या चालू कर सकते हैं? नहीं, उसे आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ऐसा जान लीजिए, जो ऐसी क्रिया आपके शरीर में जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, और जो आपके कंट्रोल में है वो ऐच्छिक कहलाती है। तो अनैच्छिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो ऐसे क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनका संचालन एवं सामान्य प्राय मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा होता है। देखिए अपने द्वारा नहीं होता, किसके? मेरुरज्जु की तंत्रिका द्वारा होता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? तब प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कैसे याद करेंगे। देखो, किसी दिखाई दे या ना दे, अंदर या बाहर होने वाली जो ऐसी अनैच्छिक क्रिया है, जिनका जो संचालन है कौन करता है बाबू? मेरुरज्जु करता है। उस मेरुरज्जु की तंत्रिका के द्वारा होता है, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं, इसी में दिया है प्रतिवर्ती चाप। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको समझते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्रही अंगों में से सूचनाएं संवेद तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। मतलब कि देखो, अंग से जो इंफॉर्मेशन है, माने सूचना है, वो तंत्रिका मेरुरज्जु द्वारा तक जाती है।
वहाँ से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुँचता है। अगर मान लो सपोजिट आपको कहीं पे मच्छर काटता है, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन सूचना आपके मेरे रज्जु के पास पहुँचता है और उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि हाथ से जाके मारो। तो समझ लीजिएगा प्रतिवर्ती चाप है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे याद करें और ज़रूर आप हमेशा के लिए याद करें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। सबको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिर्फ जितना दिन है उतना दिन, यानी 30 दिन का कोर्स में आपका कंप्लीट पढ़ा दूंगा 2022 तक। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इसको प्यार से देखिए और इम्पोर्टेंट कितना है इसको भी समझिए। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के का किरण आलेख खींचे। देखो बाबू, कह रहा है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। ये देगा तो बाबू 2 नंबर का देगा, अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करेगा तो 5 नंबर का देगा। तो देखो ये 2 नंबर में क्या करना, कैसे तुम लोग को 2 नंबर मिल सकता है कितना आसान से। तो कुछ नहीं करना है, एगो त्रिभुज बना देना है। क्या बनाना है ना, त्रिभुज। त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज के बाद यहाँ से एक किरण लाइए, किरण किरण यहाँ पर लाए और उसके बाद यहाँ से फिर मोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर ला कर मोड़ दीजिए। ये मोड़ने के बाद बाबू यही मेन है। उसके बाद ये देख रहे हो ना, ये अभिलंब है, इस पर एक अभिलंब डाल दो, उसके बाद एगो इस पर अभिलंब डाल दो और इसको सीधा डॉट के द्वारा सूचित कर दो कि इधर चला गया। अब बताओ इतना कर देने से कितना मिलेगा, तो 2 नंबर मिल सकता है। बहुत आसान है, मैं तो कहता हूँ कि आपके लिए 2 नंबर लेना काफ़ी आसान है। ये 2023 में पूछने का काफ़ी चांस है, इसलिए इसे मेरे प्यारे स्टूडेंट ज़रूर याद रखें और ज़रूर इसे समझें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे इसके ऊपर। देखो बाबू तुम ही बताओ, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, ये 2016 में पूछा है। अब बताओ ये जो क्वेश्चन पे हम मॉडल सेट पढ़ रहे हैं, मतलब मॉडल सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जो पढ़ रहे हैं 2000 ये 11 12 13 का पढ़ रहे हैं हम लोग। 2013 का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं आ किस में पूछा है इसका क्वेश्चन 2016 में। अब आप ही बताइए, 13 14 15 16 3 साल बाद पूछा है। तो मैं तो इतना बात की गारंटी देता हूँ कि आप अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर ना ज़रूर इसमें से ना उसमें से ज़रूर पूछेगा। तो ये 2016 में पूछा है, तो 2016 के जब क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे तो आपको इसका क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 कि नहीं 4 पादक हार्मोन के नाम लिखे। देखो बाबू ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पादक का मतलब होता है पौधा, पौधा के 4 गो नाम लिखना माने हार्मोन के। तो देखिए पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है जिबरेलिन, जिबरेलिन, तीसरा है एब्सिसिक एसिड और चौथा है साइट्रोकाइनिन। तो बाबू ये जो चारों है इसका नाम याद रखिएगा। पूछ देगा कि पौधे के हार्मोन 4 गो हार्मोन के नाम लिखिए, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आने का चांस है। तो इसलिए आप सब इसको ईमानदारी से याद कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लाइफ को बदल सकता है, इसलिए सब के सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला 20 नंबर। देखिए वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है, यानी आप भी बताइए। ये अपने दिमाग से क्वेश्चन का जवाब देने वाला है कि वन का मतलब होता है जंगल, जंगल के संरक्षण से क्या ऐसे काम करे जो उसके लिए आवश्यक है। तो देखो बाबू क्या क्या वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला बाबू इसके संरक्षण के लिए कौन कौन सा उपाय किए जा सकते हैं, तो देखिए वनों की कटाई पर रोक, यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप किसी की रक्षा करना है तो वन की रक्षा कैसे कर सकते हैं बाबू, कि उसकी कटाई पर रोक लगा सकते हैं। 2 नंबर देखो, दूसरा वन का जो पौधा का रोपण, वने आप पौधा लगा सकते हैं। तीसरा देखिए ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। माने जो जलावन के लिए सबसे ज़्यादा, तो हम देख रहे हैं कि जलावन का अभी तो कुछ कम हुआ है, नहीं तो पहले सबसे ज़्यादा यूज होता था जलावन के लिए। तो ये जो कटाई होता है जलावन के लिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद है लकड़ियों के अवैध
व्यापार पर रोक लगाना चाहिए। यानी 4 नंबर है जो जैसे कि व्यापार होता है, व्यापारी आता है सब अब बहुत ज़्यादा संख्या में खरीद के लेके चला जाता है, तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 21। देखो बाबू, जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें बीएम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन BMQ जितना क्वेश्चन रहेगा सब आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उसमें जो जो BMQ क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बता देंगे। खाद्य जल की संक्षिप्त व्याख्या करें तो देखो बाबू, खाद्य जल के ये थोड़ा सा कम चांस है इसको आने के लिए, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कौन पूछेगा, तो इसलिए BM तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है खाद्य जल की संक्षिप्त व्याख्या करें। किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जल कहा जाता है। प्रत्येक स्तर के जीवधारी भोजन की उपलब्धता के अनुसार प्रायः कई प्रकार के भोजन का उपभोग करते हैं। उदाहरण के लिए चूहा विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, जड़ एवं तने के भोजन के रूप में अपनाता है। चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज रुघड़ खाता है। सांप केवल चूहे को ही नहीं खाता बल्कि यह मेढक और चिड़िया के बच्चों को भी खाता है। क्या बात है! इस प्रकार परितंत्र में आहार श्रृंखलाओं का जाल बना होता है। देखो बाबू, आप लोग को पता है कि जो एक उदाहरण के द्वारा कि मान लो कि जो चूहा होता है, चूहा इसको सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज। अब बाज को गरुड़ खाता है, बताइए। और सांप केवल चूहे को नहीं खाता है, ये किसको? मेढक को भी खाता है, चिड़िया के बच्चा का भी खाता है, बताइए। तो इसी तरह संसार में कोई ना कोई किसी को न किसी को मारता है। ये एकदम ईमानदारी है और एकदम मतलब ये मतलब नहीं कहा जाता 100% ये नेचुरल है कि होता है इसे। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये 2023 के लिए BMQ क्वेश्चन है। 2023 के लिए BMQ में जो क्वेश्चन बता दूं BMQ 100% आएगा, मैं इतना का गारंटी देता हूं आप लोग को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि BMQ क्यों है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन कि परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बाबू, ये पूछेगा तो आपसे पूछेगा 3 नंबर का, और ये 2023 में हमको लगता है कि एकदम पूछेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। एक परिनालिका जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, ये परिनालिका है, ये जो देख रहे हैं ना, ये परिनालिका है। ये जो देख रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। ये बनाना आसान है बाबू, मैं तो कहता हूँ कि आसान है। अगर आपको लगता है कि आसान नहीं है तो अलग बात है। अब बताइए, ऐसे बनाकर इसको इस तरह साउथ और नॉर्थ शो कर देना, हो गया। काफ़ी आसान है। आप अगर इसे घर पर एक बार बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बना देंगे। तो ये 2023 के लिए क्या है? BMQ है। 2023 के लिए BMQ बहुत इम्पोर्टेंट है, BMQ है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं बता दूं कि 2023 के लिए BMQ है। BMQ 2023 के लिए, सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो होगा वही आपको बताएंगे। तो ये 2023 के लिए BMQ है। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय का कारण लिखे। देखिए बाबू, ओजोन परत क्या होते हैं आपको हम बता चुके हैं, इसके पिछले क्लास में अगर आप देखेंगे वीडियो में तो बता चुके हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलने से ओजोन बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, ओजोन की सतह लगातार अक्षय एरोसोल समूह के रसायनों द्वारा होता है। एरोसोल रसायन प्रणोदक छिड़काव में प्रयुक्त होते हैं, जैसे फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रसायन वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में उपस्थित ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका अवक्षय करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे रसायन हैं जो ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसका क्या करते हैं? अवक्षय करते हैं। तो बहुत दिक्कत है। धुआं है, कंपनी से जो धुआं निकलता है ये भी उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये भी बता चुके हैं कि अगर ये ओजोन परत नहीं रहता तो हम लोगों को कितना खतरा होता, हमारे स्किन खराब हो जाता है, स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिए सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
परागण किसे कहते हैं? देखो बाबू, ये 2018 का VVI क्वेश्चन है, 2018 का, 2019 का भी VVI क्वेश्चन है। तो मैं कैसे कह दूं कि 2023 का नहीं है? तो ये 2023 का भी VVI क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागण किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिना याद किए हुए आप नींद नहीं आएगा आपको। चलिए, इसका आंसर है कि परागणों के कणों कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे याद नहीं कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि पछताने से बेटर है कि याद कर लीजिए। पराग पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। याद रखिएगा। वर्षा होने पर परागण में वधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इस परागण के बाह्य कारकों जैसे तितली, मधुमक्खी, मनुष्य, पक्षी आदि से कमी होती है। इसके अलावा वर्षा से वर्तिकाग्र पर पहुँचे परागकण भी झड़ जाते हैं, जिससे परागकण की क्रिया नहीं हो पाती है। वर्षा से इससे थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि जब बारिश होगा तो कोई भी तितली यहाँ से वहाँ वो लेके नहीं जाएगी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखो। अब देखो बाबू, ये मैं तो 100% गारंटी के साथ कह दे हूँ कि ये 2023 में क्वेश्चन छाप दिया गया है, तो आप लोग इसे मजाक समझिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये 2023 के लिए 98% चांस है आने का, तो आप लोग जरूर इसको याद करिए, ठीक है। उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग, सबसे पहले किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, दांत आदि गले को निरीक्षण करता है। दूगो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तल। उत्तल का देखिए, बाजारों या गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्रों पर प्रकाशित करता है। दूसरा है कि ट्रकों, बसों और मोटरकारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगे रहते हैं, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख लेता है। माने साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखें। विरंजक चूर्ण के लिए 2023 का VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, छाप लीजिए कि ये करेगा। देखिए, ये है क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। देखिए, CaOCl2 होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या CaOCl2 भी होता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27। मेडलीफ के आवर्त सारणी के 20 संगतियों को लिखें। तो ये थोड़ा सा आने का कम चांस है, ठीक है। मतलब तभी भी अगर चांस नहीं है तो मैंने याद तो करना चाहिए। मेडलीफ की आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष है, उसका दोष क्या है बताना है। तो देखो, पहला दोष हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और यह क्षार धातुओं से कुछ समानता रखता है, इसलिए इस क्षार धातुओं के साथ आवर्त सारणी के वर्ग 1A में रखा गया है। 2 नंबर, समस्थानिकों का स्थान। मेडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। 3 नंबर,
तत्वों का व्युत्क्रम स्थान। मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रख दिया गया है, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के बाद रखना चाहिए। तो ये 3 को याद रखिएगा, बहुत है। अब आ गया ये क्वेश्चन, देखो बाब, ये क्वेश्चन आपका जान नहीं छोड़ेगा। 28 नंबर मैं तो कह दिया हूँ कि छाप दिया गया है कि ओम के नियम को लिखे, ए मीटर वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की सत्यापित करें। बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 में पूछा है। अब मैं गारंटी देता हूँ कि ये 2023 में भी पूछेगा, इतने बात के मैं गारंटी देता हूँ। तो ये ओम के नियम ए मीटर कब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो 2018 के क्वेश्चन बैंक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी साथ 29 को भी देखिए, प्रयोगशाला में मीथेन बनाने का विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को ये 2015 में पूछा है। तो 2015 के क्वेश्चन बैंक में हम लोग इसे पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहा है, निम्न 30 नंबर है, निम्न का संरचना सूत्र लिखे। देखो बाबू, ये है प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल 1 2 3, माने कार्बन 3 गो बा, तो 3 गो कार्बन लिखे क्या, एगो में 4 गो बंद होला, तो मतलब एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन। तो इस तरह लिखने का ये मतलब आपको याद करना पड़ेगा, या तो इसका कोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि इसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। तो ये कैसे जानने के लिए काफ़ी समय लगेगा, मतलब उसको बताने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर अपने सिलेबस में हो तो देख लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसे बता दीजिए, तो हम इसे आपको अलग वीडियो बनाकर इस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। 2023 में MCQ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा देगा, या 2 नंबर के क्वेश्चन में देगा, ठीक है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, 30 नंबर ये भी 2015 में पूछा है। अक्षी एवं अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और नेफ्रॉन का नाम देखिए, 2015 वाला है ना बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है 2015 में। तो देखो इसका क्वेश्चन जो है हम लोग 2000 क्वेश्चन के 2000 कौन बाबू 2015 के क्वेश्चन बैंक में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आते हैं किस पे बाबू, अब हम बात करेंगे MCQ। देखो MCQ क्वेश्चन जो है, इसमें जो भी है सब के सब इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बाबू एकदम एक नंबर पर दिखाई देता, CaCO3। क्या होता है बाबू, CaCO3 होता है। तो एक ही नंबर पर है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको अम्ल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है ये बताना है। तो ऑक्सीजन CO2 से बाहर निकलता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बाबू कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। बाबू इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मधुमेह होता है। 6 नंबर है कि दृश्य प्रकाश में 6 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, माने किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल का, ठीक है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है। 7 नंबर है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। 7 के माने विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, माने विद्युत जो शक्ति है बाबू उसका SI मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर अगर बात करें, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है बाबू, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर C सही है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक है, जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, इसे प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है बाबू, तो यूरेनियम, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, माने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन ऐसा गैस है जो उत्तरदायी है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किसे निकाला जाता है, माने किससे वो निकाला जाता है बाबू? वो तो लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है बाबू? देखो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है जिंक से अभिक्रिया जब करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी अब देखते हैं 13 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है बाबू, किसी भी जो उदासीन है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 7 से अधिक अगर होगा तो क्षार होगा और 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, माने बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। 15 नंबर है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl का अनुपात होता है, माने एक्वा रेजिया में किस अनुपात में होता है? तो बाबू 3:1 में होता है, याद रखिएगा। द्विखंडन होता है बाबू, तो ये अमीबा में होगा, आपको याद होना चाहिए, अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं यानी 17 नंबर पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसका क्या नाम है? तो उसका पुंकेसर नाम है। अंडाशय निषेचित होता है, अंडाशय किस में निषेचित होता है? तो बाबू ये पेलोफिनियम नलिका में निषेचित होता है। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है और V/U होता है। ठीक है, क्या होता है? V/U होता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2 होता है। ये जितने आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और सब के सब VBI है। मैं तो कहता हूँ कि आप ज़रूर 2023 में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे और आगे